फरवरी 2013 की एक ठंडी सुबह बेंगलुरु के बालकृष्ण पै की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह रोज की तरह अपनी पत्नी विजया पै के साथ नाश्ता कर रहे थे। विजया एक शिक्षिका थीं और रोज सुबह घर के छोटे से बगीचे में बैठकर चाय पीती थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। विजया ने अचानक कहा, आज मेरा मन कुछ अजीब सा है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। बालकृष्ण ने इसे हल्के में लिया और कहा, अरे तुम फालतू की बातें क्यों सोच रही हो, सब ठीक है। लेकिन वह गलत थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्तों आर के। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम और आप जुड़े रहे। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 11 साल पहले, जब विजय रोज की तरह 14 फरवरी 2013 को अपने विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी, मगर वह वापस नहीं लौटी। आखिर क्या हुआ था विजया के साथ? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, या फिर वह स्वयं से कहीं चली गई थी, या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गई थी? दरअसल मित्रों, आज से 11 साल पहले बालकृष्ण पै बेंगलुरु के जयनगर इलाके में रहते थे। वह 46 साल के एक सम्मानित बैंक कर्मचारी थे और कैनेरा बैंक में एक सीनियर अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी विजया पै 42 वर्ष, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थीं, और उनकी 16 साल की बेटी स्नेहा पै थी, जो 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय खुशहाल जीवन बिता रहा था। उनके माता पिता मैंगलोर में रहते थे और उनका एक छोटा भाई रवि पै 38 वर्ष, जो एक IT कंपनी में इंजीनियर था, वह भी बेंगलुरु में ही रहता था। परिवार के अन्य सदस्य अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे। बालकृष्ण अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहते थे और चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने। विजय रोज की तरह 14 फरवरी 2013 को अपने विद्यालय पढ़ने के लिए गई थी, मगर वह वापस नहीं लौटी। उनकी बेटी अपने मम्मी को लेकर काफी परेशान थी। शाम जैसे ही बालकृष्ण अपने ऑफिस से, तो उनकी बेटी काफी उदास होते हुई अपने पिता से पूछा, पापा मम्मी अभी तक नहीं आई? बेटी की बात को सुनकर बालकृष्ण सन्न रह गए। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदार से बात की, मगर विजया का पता कहीं नहीं चला। रात भर बालकृष्ण पत्नी की तलाश इधर उधर घूमते रहे हैं। अगली सुबह यानी 15 फरवरी 2013 को अपने नजदीक की पुलिस स्टेशन में विजया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर बालकृष्ण को ये अंदाज भी नहीं था कि अगले पल जो उनके साथ क्या होने वाला है। पुलिस ने सबसे पहले बालकृष्ण से पूछताछ की, क्योंकि परिवार के लोग अक्सर प्रथम संदिग्ध होते हैं। पुलिस ने ऑटो चालक से पूछताछ की, जिसने बताया कि विजया हमेशा की तरह ऑटो से उतरी थीं। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने जल्द ही विजया का फोन बंद कर दिया था। पुलिस काफी इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद भी विजया का कोई पता नहीं लगा। अगली सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक शव मिला है, जो उम्र विजया से की फोटो से मैच करता है। तभी पुलिस बालकृष्ण को बेंगलुरु के चिक्काजला के जंगलों की ओर चल दिए। कुछ दूर चलाने के बाद बालकृष्ण को विजया की डेथ बॉडी दिखाई गई और अंत में वही बॉडी विजया का निकला। और अगली सुबह जब पुलिस हत्यारों को पकड़ने में असफल रही, तो विजया की मौत के बाद पुलिस ने बिना ठोस सबूत के बालकृष्ण को हत्या और बलात्कार का आरोपी बना दिया। उनका दावा था कि उनके घर में खून के धब्बे मिले हैं। बालकृष्ण को 73 दिन तक जेल में रखा गया। कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन समाज ने उन्हें दोषी मान लिया। बैंक में उनके सहकर्मी भी उनसे दूरी बनाने लगे। उधर बेटी स्नेहा पिता की बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने कानून की पढ़ाई करने की ठानी। भाई रवि, वह लगातार वकीलों से संपर्क कर रहे थे और केस को दोबारा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। बैंक स्टाफ, उनके सहकर्मियों का रवैया बदल गया। पहले जो दोस्त थे वे अब उनसे कटने लगे। बैंक ने उन्हें जबरन अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया। बालकृष्ण को बेल तो मिल गई थी,
लेकिन उनकी जिंदगी पहले कठिन हो गई थी। समाज ने उन्हें अपनी पत्नी के हत्या और बलात्कार का आरोपी मान लिया था और बालकृष्ण को सर उठाकर जीने में भी शर्म आने लगी थी। बालकृष्ण किस दर्द से गुजर रहा था, यह बात पाना और एहसास कर पाना हम सभी के लिए कितना मुश्किल है। जरा सोच के देखिए, आखिरकार इतने दर्द के बावजूद बालकृष्ण इस लड़ाई को अंतिम रूप देने के लिए अपनी हिम्मत जुटाई और इस केस को दोबारा ओपन करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इस केस को सीआईडी को देने की मांग की। मगर इन सब में बालकृष्ण का बहुत समय लगा और ठीक 9 साल बाद हाई कोर्ट ने इस केस को दोबारा खोलने का फैसला किया और इस केस को साल 2022 में सीआईडी को सौंप दिया। सीआईडी ने मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले, विजया के आखिरी कॉल्स को फिर से ट्रैक किया गया और संदेहास्पद नंबरों की सूची बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, पुलिस द्वारा पहले अनदेखी किए गए वीडियो में नरसिम्हा मूर्ति की गाड़ी को घटनास्थल के पास देखा गया। गवाहों से दोबारा पूछताछ, ऑटो चालक और पड़ोसियों के बयान फिर से लिए गए। तकनीकी साक्ष्य, डीएनए टेस्ट से यह स्पष्ट हुआ कि हत्या में बालकृष्ण का कोई संबंध नहीं था। सीआईडी की पूछताछ में नरसिम्हा मूर्ति ने कबूल किया, मैंने बालकृष्ण से बदला लेने के लिए यह किया। बैंक में मुझे प्रमोशन नहीं मिला जबकि उसे मिल गया। गुस्से में आकर मैंने उसकी पत्नी का अपहरण और हत्या कर दी। 14 फरवरी 2013 विजया स्कूल से घर लौट रही थी। रोज की तरह उन्होंने ऑटो लिया और जयनगर पहुंची। तभी एक काली गाड़ी उनके पास आकर रुकी। गाड़ी में 3 लोग थे, नरसिम्हा मूर्ति, दीपक सी और हरिप्रसाद। तीनों पहले से विजया का पीछा कर रहे थे। जैसे ही वह ऑटो से उतरी, दीपक ने उनके मुंह पर बेहोशी की दवा वाला रुमाल रख दिया। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गयी। अपराधियों ने उन्हें गाड़ी में डाल लिया और चिक्काजला के जंगलों की ओर भाग गए। अपहरण के बाद विजया को एक सुनसान जगह ले जाया गया। विजया को एक बंद कमरे में रखा और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब वह होश में आई तो उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा पाया। विजया के साथ बर्बरता से दुर्व्यवहार किया गया। अंत में जब हमें लगा कि विजया को जिंदा छोड़ना खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए शव को जंगल में फेंक दिया गया। इसके 2 साल बाद साल 2024 में अदालत ने नरसिम्हा मूर्ति, दीपक और हरिप्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बालकृष्ण को निर्दोष घोषित किया और कर्नाटक सरकार को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। बालकृष्ण ने एक न्याय सुधार ट्रस्ट की स्थापना की जो झूठे आरोपों में फंसाए गए निर्दोष लोगों की मदद करता है। गलत जांच किसी निर्दोष की जिंदगी कैसे तबाह कर सकती है, यह न्याय प्रणाली में सुधार की सख्त जरूरत को दर्शाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। दोस्तों, वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक और क्राइम की कहानी के साथ। धन्यवाद मित्रों।